जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मास्टर क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 2022 के लिए जीके का मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हूं। तो बिना देर के शुरू करते हैं एक और मॉक टेस्ट। क्वेश्चन संख्या 51 से लेकर क्वेश्चन संख्या 75 तक इसमें मैंने क्वेश्चन को शामिल किया है और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जीएस में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में चारवाक शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है। दोस्तों, चारवाक शैली क्या होती थी कि इसमें जो आयताकार भाग है इसको चार भागों में बांटकर बाग बनाए जाते थे और भारत में जो चारवाक शैली का पहला मकबरा बनाया गया वो था आपका हुमायूं का मकबरा। चारवाक शैली का मकबरा जो बना भारत में वो हुमायूं का मकबरा था, ये आपको याद रखना है। चारवाक शैली जो थी ये मुगलों की देन है भारत में। और हुमायूं के बारे में एक चीज़ और याद रखना, हुमायूं एक ऐसा मुगल सम्राट था जो सप्ताह के 7 दिनों के अलग अलग नाम पर अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। और हुमायूं ने अपने जीवन में जो सबसे प्रमुख युद्ध लड़े हैं, एक चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। और उसके बाद में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो हुआ वो हुआ था आपका 1540 ईस्वी में, और इसमें भी शेरशाह द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पित्रादुरा का आरंभ किसने किया था। तो पित्रादुरा क्या थी। पित्रादुरा एक कला है। पित्रादुरा का आरंभ जो भारत में हुआ वो मुगलों के टाइम में हुआ था। और पित्रादुरा क्या है, पित्रादुरा एक प्रकार की भवन निर्माण की कला है। इसमें मीनारों को खोदकर रत्न, माणिक्य, मोती उन मीनारों में जड़ दिए जाते हैं। और ये फारस से भारत में आई थी और ये जो कला भारत में आई वो जो जहांगीर के समय आई थी। तो पित्रादुरा का आरंभ कराया था जहांगीर ने। जहांगीर के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये पेंटर किंग माना जाता है। मतलब मुगल जो चित्रकारी थी वो सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर जो पहुंची वो जहांगीर के टाइम में पहुंची थी। जहांगीर के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इसने सर विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और जहांगीर ने आगरा में जो किला है उसमें जंजीर आदिल जो सोने की एक चैन थी वो लगवाई थी, न्याय की जंजीर इसको कहा जाता है। जहांगीर जो है इसका बचपन का नाम सलीम है। और जहांगीर के बारे में एक चीज़ और याद रखना, जहांगीर की पत्नी है मेहरून निशा, और मेहरून निशा को इसने उपाधि दी थी नूरजहां की, ये भी आप याद रखें। तो पित्रादुरा स्टार्ट की है किसने, जहांगीर ने। क्वेश्चन संख्या 53, इसमें कहा गया है ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है। दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। किससे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, तो सही जवाब होगा बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है ब्लीचिंग पाउडर। इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। चलिए क्वेश्चन संख्या 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 54, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी हानिकारक गैस निकली थी। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये घटित हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक कारखाना था यूनियन कार्बाइड, वहाँ से एक जहरीली गैस का रिसाव होता है जो जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और इसमें जो गैस मतलब लीकेज हुई थी वो थी मैथिल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन संख्या 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैथिल आइसोसाइनेट। मैथिल आइसोसाइनेट, इसे शॉर्ट में MIC भी बोल देते हैं। तो आप याद रखें, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ये आइसोसाइनेट है। यहाँ पे देखो एथिल लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पोटेशियम लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ सोडियम लिखा हुआ है। तो भोपाल गैस त्रासदी मैथिल आइसोसाइनेट या मिक गैस का रिसाव हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है। भारत में राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है ये हमें बताना है। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कलकत्ता। दोस्तों, कलकत्ता में एक चीज़ आपको और याद रखनी है, भारत में केंद्रीय उंगली छाप ब्यूरो कहाँ पर है, तो कलकत्ता में है। और भारत में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ये भी कलकत्ता में है। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो ये भी कलकत्ता में है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी कहाँ पर है, ये कलकत्ता में है। और कलकत्ता जो थी ये दिल्ली से पहले भारत की राजधानी होती थी। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। और कलकत्ता के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, तो कलकत्ता को भारत में सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 56, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ पर वर्षा होती है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में जो अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होती है वो होती है लौटते हुए मानसून से। और लौटता हुआ मानसून आता है तमिलनाडु के तट पर। और तमिलनाडु के तट क्या कहलाते हैं, कोरोमंडल तट कहलाते हैं। अक्टूबर और नवंबर में वर्षा भारत में कोरोमंडल तट पर होती है। दोस्तों, भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है पर्वतीय वर्षा, जिसे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहा जाता है। और पर्वतीय वर्षा
जो मिलेगी आपको पश्चिमी घाटों में सर्वाधिक होती है, जो केरल वाले घाट हैं पश्चिमी घाटों पर, ये भी आप याद रखें। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो वर्षा होती है ना, ये वायुमंडल की क्षोभ मंडल में देखी जाती है। वर्षा की घटना क्षोभ मंडल से संबंधित है, क्योंकि बादल जो तैरते हैं वो क्षोभ मंडल में तैरते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, जो अम्ल वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा का कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा मुख्यतः दो गैसों के कारण होती है, एक SO2 और दूसरा कौन सा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। SO2 जैसे नमी के संपर्क में आती है तो ये H2SO4 बनाती है और ये नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो अम्ल वर्षा का कॉन्सेप्ट आप याद रखें, अम्ल वर्षा करने वाली दो गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, वर्षा की जो हम मात्रा को मापते हैं वो है रेन गेज या रेन गॉज, ये वर्षा मापने वाला यंत्र है। वर्षा की मतलब गति क्या थी, कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ये आप याद रखें। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। लेह में वर्षा क्यों कम होती है, क्योंकि लेह एक वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। चारों ओर से पर्वतों से घिरे होने के कारण जो मानसूनी पवनें उन पर्वतों से टकरा कर वापस लौट जाती हैं और लेह में वर्षा नहीं कर पाती। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानिसराम जो कि चेरापूंजी में एक जगह है मेघालय में, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश देखी जाती है। चलिए दोस्तों, आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि मानचित्र पर समान वर्षा वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, आइसोहाइट है या आइसोहेलाइन है, ये क्या बोलते हैं, समान वर्षा वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, ये कमेंट में लिख के आप बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 57। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है। दोस्तों प्रकृति का रडार जो होता है एक सूचना प्रणाली का एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है, जिसमें हम बहुत सारी सूचनाओं को क्या करते हैं, प्राप्त करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रडार प्रणाली किसे माना जाता है, प्रकृति का। तो 57 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दरियाई घोड़ा। ये जो होता है एक मछली होती है दरियाई घोड़ा, ये भी आप याद रखें, और इसे प्रकृति का रडार माना जाता है। रडार में जो तरंगें प्रयोग होती हैं वो होती हैं अल्ट्रासोनिक तरंगें, ये भी आप याद रखना, पराश्रव्य तरंगें रडार में प्रयोग की जाती हैं। चलिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितने भी पक्षी होते हैं, कबूतर, उल्लू, गिद्ध, ये सारे गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। मतलब ये कैसे हैं, नियत तापी प्राणी हैं। इनके शरीर का तापमान मौसम बदलने के साथ साथ नहीं बदलता। तो आप याद रखेंगे, जितने भी पक्षी हैं वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीर्थंकर महावीर की माता का नाम क्या था। तो तीर्थंकर महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, और जैन धर्म के वास्तविक जो तीर्थंकर माने गए हैं, जो वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर ही हैं। और महावीर ने ही जो जैन धर्म है उसको मतलब ग्रंथ में ढाला है। और आपसे पूछा जा रहा है कि 58 में कि महावीर की माता का नाम क्या था। तो 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, त्रिशला। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के बारे में एक चीज़ और याद रखना कि जो जैन धर्म है इसके संस्थापक जो सबसे पहले थे वो थे आपके ऋषभ देव। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभ देव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो 59 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1761 में। दोस्तों मराठा में कौन थे, सदाशिव राव भाऊ और एक अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। और इसमें हार किसकी हुई थी, इसमें हार हुई थी मराठाओं की। तो पानीपत का तीसरा युद्ध आप याद रखें। पानीपत के कितने युद्ध हुए, पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1526 में हुआ और दूसरा हुआ 1556 में, जिसमें अकबर की सेना ने हेमू विक्रमादित्य जो अफगान शासक था उसकी सेना को हरा दिया था। और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की हार हुई, ये भी आप याद रखें। टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी। दोस्तों 60 का सही जवाब होगा श्रीरंगपट्टनम। 60 का सही जवाब श्रीरंगपट्टनम। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में। और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। ये जैकोबिन क्लब का मेंबर था और इसने ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था। ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का पेड़ टीपू सुल्तान ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, और टीपू सुल्तान के बारे में एक चीज़ और याद रखना, भारत में युद्ध में सबसे पहले रॉकेटों का प्रयोग करने वाला जो शासक या राजा हुआ वो टीपू सुल्तान ही था। इसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। तो किसी भी हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बनी वो कौन थी। तो 61 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लीला सेठ।
लीला सेठ जो थी ये भारत की पहली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश है किसी भी राज्य में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? तो दोस्तों भारत में आज के समय 25 हाईकोर्ट हैं और 25वां हाईकोर्ट भारत में आंध्र प्रदेश में बना था, अमरावती में। ठीक है दोस्तों, यूपी का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 1866 में, ये भी आप याद रखें। और भारत में सबसे पहला प्रांतीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में ही बना था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? दोस्तों ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो एक राजकीय धर्म इस्लाम था इसको मतलब ख़त्म कर दिया गया, तो कौन था? ऑप्शन 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर। दोस्तों अकबर ने इस्लाम धर्म या सभी धर्म समभाव की नीति को मिलाकर अपना एक धर्म बनाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की इसने शुरुआत की और अकबर ने अपना नया धर्म स्टार्ट किया, इसने इस्लाम धर्म को समाप्त कर दिया था। तो आप याद रखिएगा दीन ए इलाही धर्म का जो शुभारंभ करता है, जिसने स्टार्ट किया वो कौन था? अकबर था। और दीन ए इलाही को मानने वाला इकलौता हिंदू था बीरबल, जिसका ओरिजिनल नाम था महेश दास, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार हो चुका है? 63 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 बार। दोस्तों भारत में रुपये का सबसे पहला अवमूल्यन हुआ था 1949 में। तो रुपये का अवमूल्यन क्या है कि रुपये की कीमत जानबूझकर नीचे गिरा दी जाती है, इसे ही रुपये का अवमूल्यन कहा जाता है। तो 3 बार अब तक हुआ है, 1949 में हुआ है सबसे पहली बार। एक्चुअली मैं आपको और बता दूं कि भारत में जो रुपये का विनियमन होता है, जो रुपये छापने का काम है, वो भारत में आरबीआई करता है, ये आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर जो साइन होते हैं ये किसके होते हैं, ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में बैंकों का बैंक का मतलब है कि एक ऐसा केंद्रीय बैंक जो अन्य बैंकों को लोन देता है। तो हमारे यहाँ पर एक ही बैंक है जो अन्य बैंकों को लोन देता है, वह आरबीआई। आरबीआई कब बना था? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, कलकत्ता में हुई थी। लेकिन वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो मुंबई में है। आरबीआई अधिनियम आया था 1934 में और हिल्टन यंग कमीशन बना था आरबीआई के लिए। आरबीआई के बारे में चीज़ और याद रखना, आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक भी माना जाता है, भारत में बैंकों का बैंक भी माना जाता है। और आरबीआई 3 देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर चुका है। पाकिस्तान के अतिरिक्त ये म्यांमार का भी केंद्रीय बैंक था और ये भारत का भी केंद्रीय बैंक रह चुका है। और आरबीआई के बारे में चीज़ याद रखना कि आरबीआई के जो वर्तमान समय में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो 65 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, देवी पाटन सॉरी। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो ये कौशाम्बी है, कौशाम्बी है, इसको आप सही कीजिएगा, कौशाम्बी, ये आप याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहला जो मुक्त या खुला विश्वविद्यालय था वो हुआ था नई दिल्ली में, नई दिल्ली, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य या जो चाणक्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, कौटिल्य ने एक राजनीति ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु किस पर आधारित है, तो राजनीति पर आधारित है। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? तो सबसे गर्म वर्ष में तीसरा वर्ष जो माना गया 68 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2010, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गर्म वर्ष माना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है इसकी जो इस आकृति है वो आयत के शेप में है, ये आयत के रूप में बना हुआ है और ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। दोस्तों सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये भी आप याद रखें। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब कॉपर और टिन को मिलाकर जो कांसा बनाना आया था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सीख चुके थे, ये भी आप याद रखना। मोहनजोदड़ो का सबसे फेमस मोहनजोदड़ो से जो सबसे फेमस चीज़ मिली है वो है डांसिंग गर्ल। ये नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है और ये कांसे से बनी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है द माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, ये भी आप याद रखिएगा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो का ही नाम है मृतकों का टीला। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 70 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था ब्रिकेट ने। और हेलीकॉप्टर कहाँ पे उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
31वां क्वेश्चन कहता है कि 2016 में जो ओलंपिक खेले गए थे इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो 71 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। दोस्तों ब्राज़ील के बारे में चीज़ याद रखना, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है और ब्राज़ील में एक बंदरगाह है सेंटोस, इसे कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है, सेंटोस बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं हम ओलंपिक की, तो ओलंपिक दिवस आप याद रखिएगा 23 जून को हर साल ओलंपिक दिवस होता है। और ओलंपिक दिवस ओलंपिक खेल जो होते हैं वो हर 4 साल के अंतराल पर होते हैं। और टोक्यो ओलंपिक अभी हाल ही में हुआ था, उसमें भारत ने जो पदक जीते थे वो जीते थे कितने, 7 पदक, 1 + 2 + 4, 4 हमने कांस्य पदक, 2 हमने सिल्वर और एकमात्र स्वर्ण नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में। दोस्तों ओलंपिक खेल 16 दिन तक खेले जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ओलंपिक के लिए जो समिति है वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो बनी थी 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, लॉज़ेन में है। और ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर। सीटियस का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब होता है हायर और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर और कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत में भी खेल दिवस होता है 29 अगस्त को, आप याद रखें 29 अगस्त खेल दिवस। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार 2015-16 को जो मना रही है वो किस रूप में मना रही है, 72 का होगा सी, किसान वर्ष के रूप में मना रही है। दोस्तों किसान दिवस भारत में होता है 23 दिसंबर को, ये आप याद रखें 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, तो उत्तर प्रदेश होता है 24 जनवरी को, 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ यूपी के 22वें मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी विकल्प में 2 विकल्प होते हैं कौन कौन से, तो बाइनरी में 2 ही विकल्प होते हैं 0 और 1। बाइनरी में कौन कौन से विकल्प होते हैं, 73 का सही जवाब होगा ऑप्शन, बाइनरी विकल्प में विकल्प होते हैं, बाइनरी विकल्प में एक विकल्प होता है, एक सेकंड रुकिए, इसमें विकल्प पूछे अंक नहीं पूछे, तो एक ही विकल्प होता है बाइनरी में, एक ही विकल्प। ठीक है, तो अगर पूछे कि बाइनरी में जो नंबर होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, संख्या है तो वो हो गए 0 और 1। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है। दोस्तों हीरा यूपी में जो निकाला जाता है वो कहाँ निकाला जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बांदा जिले में हीरा निकाला जाता है। हीरे को चमकदार बनाया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और भारत में हीरे तराशने के कारखाने कहाँ पर हैं, सूरत में, सूरत जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, हीरा जो है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी माना जाता है, सबसे चमकीला रूप भी है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, तो यूपी में जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में वो लखीमपुर खीरी है। 75 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी। दोस्तों हम बात करें क्षेत्रफल की यूपी के, तो यूपी का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है, 928 वर्ग किलोमीटर, और ये संपूर्ण भारत का 7.33 भाग कवर करता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एरिया के हिसाब से यूपी भारत का चौथा बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के मामले में अगर पूछे तो यूपी का जो स्थान आता है जनसंख्या के मामले में वो आता है कितना, तो वो है आपका पहला। और यूपी में जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका कितना परसेंट, तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% कहाँ पर निवास करता है, यूपी में निवास करता है। ठीक है दोस्तों, यूपी को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। और यूपी जो है अब चीनी के मामले में महाराष्ट्र से पिछड़ चुका है, ये भी आप याद रखिएगा कि चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, महाराष्ट्र है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो जीएस के हम लेके आए थे। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और मॉक टेस्ट के साथ में जीएस के, और ये मॉक टेस्ट सब कंटिन्यू रहेंगे। फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए, पैट के एग्ज़ाम के लिए डेली मॉक टेस्ट आएंगे हिंदी जीएस के, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।